नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और आपके जो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं जैसे सीईटी है या और अदर एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो इसमें रहेगा वो रहेगा संवैधानिक विकास को लेकर। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो विकास किस चरण में हुआ था। तो किस चरण में हुआ था, उसमें पहला चरण जो था उसमें है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये हमारा पहला चरण था। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि जो ये चरण था, पहला चरण 1773 का, इसमें क्या था कि ये 1773 में ब्रिटिश संसद में लागू हो गया था। ब्रिटिश संसद में पारित हुआ और 1774 को भारत आया। ठीक है। तो और इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कि इसके अंदर जो प्रथम गवर्नर जनरल का जो नाम लिखा हुआ था, फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, तो इसको जीजी लिख देते हैं अपन, गवर्नर जनरल, इसमें लिखा हुआ था वारेन हेस्टिंग्स। क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। कि एक अधिनियम ऐसा आया था जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो अलग कर दिया था और जो बिजनेस का कार्य था वो अलग कर दिया गया था। तो इसका जो आंसर है, हम ऑप्शन देखते हैं पहले। चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो 6 कमिश्नरों की एक बोर्ड थी। 6 कमिश्नरों की एक बोर्ड थी जो क्या करता था, जो जिसका कार्य क्या था, जो अंग्रेजी क्षेत्र जो था, अंग्रेजी क्षेत्र, उस पर नियंत्रण करने का कार्य करता था। नियंत्रण करने का यानी कि जो भारत जो था, भारत उस वक्त अपने इसमें ब्रिटिश संसद क्षेत्र में आता था, अंग्रेजी क्षेत्र के अंदर आता था। तो उसका जो नियंत्रण करने का काम था वो कौन करता था? वो उसके हाथ में आ गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में। ठीक है, आगे अपन चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एलिजा इम्पे का संबंध किस क्षेत्र से था। ठीक है, तो एलिजा इम्पे, यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिजा इम्पे जो थे उसका संबंध किस से था? शिक्षा क्षेत्र से, न्यायिक क्षेत्र से, साहित्य क्षेत्र से या खेलकूद क्षेत्र से। तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक क्षेत्र से। अच्छा सर, इसका नाम, उनका पूरा नाम क्या है? इनके सर की उपाधि दी हुई थी, सर एलिजा इम्पे। ये जो थे ये फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश। और भारत के अंदर पहला जो सर्वोच्च न्यायालय बना था, सर्वोच्च न्यायालय, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अच्छा, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो भारत आया और वो 1774 में भारत आया और 1774 में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ। तो अपन इसमें एक चीज देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की जो किस एक्ट के जरिए हुआ था, वो हुआ था 1773 की, और किस वर्ष हुआ था? ये 1774 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे हर चीज को।
मैं हर चीज को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे ये जेल पहली परीक्षा में हुआ 2018 में, तो ये सीईटी में बहुत ज्यादा उपयोगी है। और आप सभी जानते हो कि राजस्थान के किसी भी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से इनको करना है, बहुत तरीके से इनको करना है ताकि आप सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन की खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया? यानी कि सरकार ने या अंग्रेजी सरकार ने एक परीक्षाओं के जरिए सिविल सेवकों की भर्ती की जो प्रक्रिया चालू की थी वो किस एक्ट के जरिए चालू की थी? एक्ट 1833, 1853, 1861 या 1858? तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा एक्ट 1853। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा आईई कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया? यानी कि अभी हम जैसे एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो अलग हो गया था, तो वही क्वेश्चन यही है कि उसको अलग तरीके से पेश किया गया है कि किस अधिनियम के द्वारा व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप, यानी कि राजनीतिक क्रियाकलाप और व्यापारिक क्रियाकलाप जो है वो अलग अलग हो गए थे। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि ऑप्शन है एक्ट 1793, एक्ट 1813, एक्ट 1773 और एक्ट 1784। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा एक्ट 1784। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस जो हैं ये आपके लिए सीईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीईटी में या फिर किसी भी एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया? ये ऐसा कौन सा एक्ट आया था भारत के अंदर जिसमें गवर्नर जनरल को वायसराय कह दिया गया? तो इसमें हम देखते हैं कि एक्ट 1861, एक्ट 1858, एक्ट 1833, एक्ट 1892। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा एक्ट 1892। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूं कि जो गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल, ये 1857 जो 57 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, 1857 की क्रांति से पहले ये वाइस गवर्नर जनरल हुआ करता था। ठीक है, और उसके बाद 1858 में एक एक्ट आया और एक्ट में सबसे पहले जो गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर जनरल है, इसका नाम कर दिया गया वायसराय। यानी कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसी को वायसराय नाम कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास सातवां क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। ठीक है, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल और बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। हम इसमें देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका शासन भारत पे था। ठीक है, व्यापारिक तरीके से उन्होंने नियंत्रण भी किया हुआ था भारत के अंदर, तो उसका शासन किस एक्ट के जरिए समाप्त कर दिया गया? ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन देखते हैं पहले हम। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909। ठीक है, 1909। ठीक है, उसके अब इसमें हम आंसर देखेंगे। सातवें क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखो इसकी कहानी भी वही है 1858 की, कि जब 1857 में क्रांति हुई थी तो 1858 का जो ये एक्ट है वो लाया गया। ठीक है, वही ये एक्ट है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और जो शासन है वो सीधा किसके हाथ में आ गया? वो सीधा ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गया था।
ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गया था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा एग्जामिनर ऐसे भी बना सकता है कि किस एक्ट के जरिए जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया था, तो भी हमारा आंसर जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8वां क्वेश्चन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा और टफ तीनों इसमें हैं चीजें। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की मुख्य विशेषता थी, यानी कि कौन सी ऐसी विशेषता थी जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत थी। पहला ऑप्शन देखेंगे, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में 60 तक वृद्धि। बी ऑप्शन है हमारे पास, अतिरिक्त सदस्यों की सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तीसरा ऑप्शन है, पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। और चौथा ऑप्शन है, अतिरिक्त सदस्यों के चयन हेतु प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। तो इसका आंसर जो है हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन। कौन सा, अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन हमें इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, कौन सी वो चीज है कि प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, पहली चीज। दूसरी चीज क्या था, जो केंद्रीय परिषद जो थी, केंद्रीय परिषद में सदस्यों की जो संख्या थी वो 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 16। ठीक है, तो आई होप ये चीज भी क्लियर हुई होगी आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 9वां क्वेश्चन जो है हमारे पास, 9वां क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और ये सभी एग्जाम का मोस्टली, एसएससी हुई, हमारी रेलवे हुई, बैंकिंग में तो चलो जीके नहीं आती है, या तुम्हारे सीईटी हुआ या किसी भी एग्जाम हुआ राजस्थान का, उसके अंदर बहुत फेवरेट क्वेश्चन था ये किसी समय में, और आज भी ये आरपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली को आरंभ किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली जो है वो कब शुरू की गई, किस अधिनियम के जरिए की गई। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1909। तो इसका जो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन 4, भारत सरकार अधिनियम 1909। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि ये क्या था और इसके अंदर क्या कहा गया था। ये जो था 1909 का जो अधिनियम था, 1909 का अधिनियम, इसको अपन एक उपनाम, दूसरे नाम से जानते थे, उसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था और इसमें क्या था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है, अच्छा, इसमें एक कथन था रैमजे मैकडोनाल्ड का, किसका, रैमजे मैकडोनाल्ड रैमजे मैकडोनाल्ड का एक कथन था इसमें कि जनतंत्रवाद और नौकरशाही के बीच एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। उन्होंने इसके बारे में कहा कि जनतंत्रवाद और नौकरशाही के बीच एक अधूरा और अल्पकालीन
अल्पकालीन समझौता था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि आने वाले पेपर जो है हमारे पास, वो अभी सीईटी का एग्जाम आने वाला है, और सीईटी का लेवल आप सभी ने देखा है, जिन लोगों ने पहले पेपर दिया है या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखते हैं, उन लोगों को पता होगा कि ये जो पेपर था सीईटी का वो किस लेवल पे था। ठीक है, तो हमें इसी लेवल पे तैयारी करनी होगी ताकि हमारा सिलेक्शन, हमारे नंबर जो हैं वो ज्यादा आए औरों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10वां क्वेश्चन। ब्रिटेन द्वारा भारत में किए गए निम्नलिखित प्रयोगों में सबसे कम अवधि तक चला, यानी कि ऐसा कौन सा अधिनियम, कौन सा एक्ट था जो सबसे कम अवधि तक भारत में इसमें चलाया गया। कौन सा था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, 11वां क्वेश्चन। ठीक है, 11वां क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, 11वां क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार जो है भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई, किसमें? कार्यकारी परिषद में। ठीक है, देखो ये सीईटी में आया हुआ है, आप इसके जरिए ये आइडिया लगा सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चन सीईटी में पूछे जा रहे हैं। इससे पहले कॉलेज लेक्चरर में आया था, तो आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी है, किस लेवल के क्वेश्चंस को करना है, वो आपको देखना होगा। ठीक है, तो हम उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ पे सीरीज लेके आए हैं, क्वेश्चन सीरीज। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर एग्जाम में लगभग रिपीट हो जाते हैं, किसी न किसी हर दूसरे एग्जाम में, राजस्थान के में रिपीट हो जाते हैं, और हमें उसी तरीके से तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1892, कार्यकारी परिषद में भारतीय की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत हुई। ठीक है, तो ऑप्शन होगा भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919 या भारत परिषद अधिनियम 1935। तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी देता हूं, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हम इस चीज को देखेंगे कि जो केंद्रीय और प्रांतीय कार्यकारी परिषद थी, कौन कौन सी? केंद्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद, उसमें एक एक सदस्य, ठीक है, यानी कि एक एक सदस्य भारतीय सदस्यों की नियुक्ति कर दी थी, भारतीय सदस्य, ठीक है, नियुक्त किए गए किस एक्ट के जरिए? वो एक्ट कौन सा था? भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे 12वां क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। देखो ये भी सीईटी में लिया गया है, आया गया है, तो कूट वाले क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हम देखते हैं, और शिक्षा को बढ़ावा, दूसरा है प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षण सीटें, तीसरा है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, और चौथा है केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2 एवं 3। दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा है केवल 3 और चौथा है केवल 1, 2 व 4। 1, 2, 3 व 4। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें यह है कि मार्ले मिंटो जो सुधार था उसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल नहीं था। ठीक है, प्रांतीय विधानसभा में दलितों की सीट का आरक्षण देना या आरक्षण सीट डालना उसमें, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये भी अपने पास गलत रहेगा। आरक्षण सीट, दलितों के लिए कोई भी आरक्षण सीटें नहीं कही गई थी।
ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल या अलग निर्वाचन मंडल, ये हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा है केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी। नहीं, इसमें केंद्रीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि केंद्रीय विधानमंडल में एक एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया वह है, ठीक है, जो महान परिवर्तन वो कौन सा था? प्रांतों में कांग्रेस सरकार की स्थापना। दूसरा ऑप्शन है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। तीसरा ऑप्शन है प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। चौथा है प्रांतों में गवर्नर अधिकार विहीन हो गए। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। ठीक है, तो जो ये 1919 का अधिनियम था, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि जो 1919 का अधिनियम था, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम था इसका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, या इसको ही 1919, या इसको अपन कर देते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास है 14वां क्वेश्चन। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? द्वैध शासन किस में स्थापित किया गया था? तो भारतीय अधिनियम 19, भारत में द्वैध शासन की स्थापना, भारत अधिनियम 1919, भारत अधिनियम 1861, भारत अधिनियम 1858 और भारत अधिनियम 1870। ठीक है, तो द्वैध शासन की स्थापना किसमें की गई? द्वैध शासन भारत अधिनियम 1919। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारे पास, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। देखो अभी हम करके आए हैं इसको, ये तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16वां क्वेश्चन। ठीक है, जो सरल क्वेश्चन है या जिसके बारे में हम व्याख्या कर चुके हैं उनको हम थोड़ा स्पीडली लेंगे, नहीं तो ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल हैं। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में कौन कौन सी चीज शामिल थी? कौन सी है? गवर्नर जनरल एवं विधानसभा। दूसरा ऑप्शन है गवर्नर जनरल, राज्य परिषद एवं विधानसभा। तीसरा है गवर्नर जनरल एवं राज्य परिषद। चौथा है राज्य परिषद एवं विधानसभा। तो इसका हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य परिषद एवं विधानसभा। ठीक है, इसके बारे में आपको बता देता हूं कि ये जो 1919 का अधिनियम था, देखो ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो 1919 में क्या किया था कि द्विसदनीय विधान मंडल जो था उसको लागू कर दिया गया। ठीक है, और उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज, दो विधावो चीज थी। एक तो थी हमारी विधानसभा और दूसरी थी राज्य परिषद। कौन सी? राज्य परिषद। ठीक है, तो विधानसभा जो था इसको उच्च सदन कहा जाता था, उच्च सदन, और राज्य परिषद थी इसको निम्न सदन कहा जाता था, निम्न सदन। विधानसभा जो था उसका कार्यकाल 3 साल था और राज्य परिषद इसका कार्यकाल 5 साल था, 5 साल। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि कुछ चीजें और देख लेते हैं। कुछ चीजें कौन सी हैं कि इसके अंदर विधानसभा जो थी इसमें जो टोटल सदस्यों की जो संख्या थी, टोटल सदस्यों की संख्या थी 144।
144 जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर 104 जो सदस्य थे वो निर्वाचित सदस्य थे, 104 सदस्य निर्वाचित थे। अच्छा, इनकी भी सब कैटेगरी बना दी गई, कौन कौन सी, कि जो 52 सदस्य थे वो सामान्य निर्वाचन से आए थे, सामान्य निर्वाचन से। 32 जो सीटें थी वो सांप्रदायिक निर्वाचन से आई थी, सांप्रदायिक चुनाव या सांप्रदायिक निर्वाचन से। ऐसी जो 32 सीटें थी इसमें 30 सीटें मुसलमानों की प्लस 2 जो सीटें थी वो सिखों की थी। ठीक है, तो आई होप ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें जो 20 सीटें थी वो क्या थी, वो विशेष चुनाव के जरिए, विशेष चुनाव के जरिए यहाँ पे आई थी। वहीं पे हम देख लेते हैं कि राज्य परिषद के अंदर क्या था। राज्य परिषद के अंदर टोटल जो सदस्यों की संख्या थी वो 60 थी, 60 सदस्य थे। ठीक है, 60 सदस्यों में 34 जो थे वो निर्वाचित थे और 26 जो थे वो वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, मनोनीत किए जाते थे। तो आई होप ये चीजें जो हैं सारी जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जो 1919 का अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसके बारे में जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसके पहले अध्यक्ष फेडरिक व्हाइट, अलेक्जेंडर मूडीमैन, तीसरा है सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा है विट्ठल भाई पटेल। तो इसका आंसर है हमारे पास अलेक्जेंडर मूडीमैन। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारे पास, प्रांतों में द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत आरक्षित विषय था। प्रांतीय विषयों के तहत आरक्षित विषय कौन कौन सा था। ठीक है, या कौन सा था, मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन है हमारे पास राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा या स्थानीय प्रशासन। तो इसका जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्व। जो प्रांतीय जो शासन था, प्रांतीय जो विषय थे, प्रांतीय विषय के अंदर जो राजस्व जो था, यानी कि जो कलेक्शन किया जाता था, टैक्स जो था वो कर, इसको अपन कर के रूप में भी जानते हैं, कर जो था वो राजस्व को नाम से वो प्रांतीय विषयों के तहत शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें अपन एक चीज और देख लेते हैं कि जो हस्तांतरित विषय थे, इसको मैं यहीं लिख देता हूं आपके पास, हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय वो थे 22। ठीक है, इसके अंदर जैसे शिक्षा हो गई आपकी, या स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, या स्थानीय स्वशासन हो गया, उद्योग हो गया और कृषि हो गया। ऐसे जो 22 विषय थे वो स्थानीय विषय, हस्तांतरित विषय थे। और आरक्षित विषय जो थे, आरक्षित विषय उन वो थे 29। ठीक है, इसमें जैसे सिंचाई हो गई, पुलिस हो गई, विद्युत हो गई। ठीक है, ये राजस्व हो गया, राजस्व को जैसे भूमि कर या बिक्री कर जो था वो था। अगला जो है अकाल राहत कार्य हो गया, अकाल राहत या शांति व्यवस्था हो गई। शांति व्यवस्था, ऐसे जो मुद्दे थे 29 जो मुद्दे थे वो किसमें थे, आरक्षित विषय के अंदर रखे गए।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य कथन है। हमें अंडरलाइन कर लेनी है पहले ही कि कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया। सेकंड ऑप्शन है निम्न सदन को राज्य परिषद कहा गया। तीसरा ऑप्शन है उच्च सदन को विधानसभा कहा गया। चौथा ऑप्शन है विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। तो इसमें कौन सा असत्य है? असत्य हमें अभी थोड़ी देर पहले देख के आए हैं कि 1919 में द्विसदनात्मक विधानमंडल प्रारंभ किया गया, ये बिल्कुल सही है। निम्न सदन को राज्य परिषद को कहा गया, उच्च सदन जो है विधानसभा को कहा गया, ये बिल्कुल सही है। और ये विधानसभा कार्यकाल जो है 5 वर्ष ने होकर इसका जो था वो था 3 वर्ष। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20वां क्वेश्चन। किस अधिनियम से लोक सेवा आयोग के गठन का प्रयास किया गया? लोक सेवा आयोग मतलब हमारा जो यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी या इसको अपन पीएससी बोल सकते हैं। आज के टाइम में यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, इसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग, और लोक सेवा आयोग जो था इसमें पीएससी। ठीक है, इसके गठन का प्रयास कौन से में किया गया, किस वर्ष में किया गया, ये हम किस एक्ट के जरिए किया गया, ये देखते हैं कि एक्ट 1935, एक्ट 1947, एक्ट 1919 या एक्ट 1858। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन हमारे पास है, इसका सही आंसर वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, एक्ट 1919। ठीक है, आगे अपन चलते हैं 21वें क्वेश्चन के ऊपर। 21वां क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के कितने विषयों को केंद्रीय सूची या संघ सूची में सम्मिलित किया गया था? पीटीआई सेकंड ग्रेड 2022 में ये आया है। हाल ही के दिनों में जो एग्जाम हुए हैं राजस्थान के, हाल ही के मतलब अभी जो भी लास्ट पेपर्स हुए हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन आया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आजकल का जो पैटर्न है वो कैसा चल रहा है उसके थ्रू। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पास 27, 37, 47 या 57। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 47। ठीक है, संघ केंद्र सूची या संघ सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया? 47 विषयों को। ठीक है, और यहाँ पे और जो प्रांतीय या राज्य सूची थी, राज्य या प्रांतीय सूची में कितने हैं? 50 विषय। ठीक है, क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से हमें चलना है। अभी केंद्र सूची दी गई है, संघ सूची दी गई है, उसमें 47 विषय। हो सकता है कि अगले पेपर में प्रांतीय सूची देते, तो उस हिसाब से हमें पहले ही प्रिपरेशन करते हुए चलनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्न में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया था? सेकंड ग्रेड 2022 में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन पहला है कॉपीराइट, दूसरा ऑप्शन है बैंकिंग एवं इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य पालन, और चौथा ऑप्शन है बचत बैंक। तो इसका हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा कॉपीराइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया था? बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन, ये 2023 में ये क्वेश्चन आया है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आप लेवल देखिए किस लेवल के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी बात करते हैं कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसकी कुल सदस्यों की संख्या निर्वाचित कितने थे? उसमें जितने सदस्य संख्या थी, देखो विधानसभा जो थी, इसमें मैं आपको बताता हूं कि जो विधानसभा उस वक्त जो थी उसमें टोटल 145 सदस्य थे। कितने थे? 145 सदस्य, जिनमें से 104 जो थे सदस्य वो निर्वाचित होते थे,
और 41 सदस्य जो थे वो मनोनीत होते थे। ठीक है, तो मनोनीत में हम देख लेते हैं कि जो 26 सदस्य थे वो तो सरकारी और 15 जो सदस्य थे वो गैर सरकारी होते थे, गैर सरकारी। ठीक है, और जो 104 निर्वाचित सदस्य थे, ठीक है, इनके बारे में कहा गया है कि अब देखो यहां पे अगर अपन इसका अनुपात निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/7 और ये जो हो जाएगा हमारे पास 2/7। तो इसमें अभी क्वेश्चन आया है कि कुल सदस्यों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा इसका 5/7। अगर ये पूछ ले कि मनोनीत जो सदस्य थे वो कितने उसमें थे, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2/7। तो हमें इस तरह की प्रिपरेशन करते हुए चलनी है ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास आखिरी जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या थी। देखो 2023 में आया है, सेकंड ग्रेड में, संस्कृत डिपार्टमेंट में ये आया है सेकंड ग्रेड में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि विधानसभा में टोटल कितने थे, 145। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए हैं, तो मनोनीत हमारे पास कितने थे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, गैर निर्वाचित सरकारी सदस्य। तो सबसे पहले हमें टर्म पढ़ने, गैर निर्वाचित। गैर निर्वाचित यानी कि मनोनीत, मनोनीत या इसी को हम बोल देते हैं गैर निर्वाचित। ठीक है, और इसके अंदर दो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी, कि 26 सदस्य और 15 सदस्य। 26 सदस्य कौन से थे, जो सरकारी थे, और 15 सदस्य जो थे वो थे गैर सरकारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मनोनीत और या गैर निर्वाचित सदस्य कितने थे, 41। उनमें जो सरकारी जो थे, सरकारी मनोनीत सदस्य थे वो 26 थे। यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, 26। तीसरा ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 26, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज में मैंने चालू की है यहाँ पे स्वास्थ्य क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, और ये निश्चित रूप से आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो इसी के साथ हम सेशन की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।